महामैराथन सीरीज बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 से संबंधित 14 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बस बहुत कम दिन बचा है, 2-3 दिन बचा है। रोज़ाना संध्या 8 बजे से हम लाइव रहते हैं। एक्चुअली ये 9वां सेट है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है। आइए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यनेत्र द विजन पे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या कहता है। पहला प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते हैं क्या कहता है इस प्रश्न का उत्तर। तो निम्नलिखित तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है इसका उत्तर। क्या मांग रहा है भाई? यह मांग रहा है क्या? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग आप जानते हैं, मानचित्र में पश्चिम इधर है सर, इधर पूरब है, तो आप अच्छा से जानते हैं। तो पश्चिमी तट काठियावाड़ तट, गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला एरिया ना, तो ये तट काठियावाड़ तट कहलाता है। आप यहाँ से लेके यहाँ वाला क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहेंगे। कोंकण तट गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है सर, ये क्षेत्र आपका कोंकण तट कहलाता है। जबकि केरल का, ये केरल राज्य है, ये गोवा राज्य है इस जगह, महाराष्ट्र राज्य है, गोवा यहाँ पे है, यहाँ कर्नाटक है। तो ये केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? मालाबार के तट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पश्चिमी तट हो गया। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट यहाँ तमिलनाडु राज्य है। ये तट जो आप देख रहे हैं ना, ये कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट मतलब पूर्वी तट का हिस्सा है, पूर्वी तट का। यहाँ पूछ रहा पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो आपका कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। किस तट का भाग है सर? कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। तो कर्नाटक है ना इस जगह राज्य, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश, आधा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को दीघा तट के नाम से जानते हैं। सब बात आपको पता होना चाहिए। डी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मास्टर? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर माथा किस हिमालय चोटी को कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। किसे कहते हैं सर? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय के अंतर्गत है, लेकिन ये भारत में नहीं है। किस देश में है सर? नेपाल में है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई सर, इसकी ऊंचाई 8,848.84 लिख लीजिए, लेकिन आपका 8,848.84, लेकिन गूगल आपका 8,849 दे रहा है। समझे? तो कोई बात नहीं है, निकटतम उत्तर आप देख के मारिएगा। आप अपने क्लास क्या ना एग्जाम में 8,850 भी दिखे ना, 8,850। तो अगर ये तीनों में आपको जिधर निकटतम दिखे तो उधर आप मार दीजिएगा उत्तर। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। तो पता होना चाहिए तुजू दर्रा है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए तुजू दर्रा अराकान योमा श्रेणी में है, यानी मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। तो मानचित्र बनाइए, मानचित्र बनाइए और देखिएगा मानचित्र में। तो यहाँ पे एक राज्य है, नाम है मणिपुर। मणिपुर के दक्षिणी मणिपुर में एक दर्रा है, पर्वतीय दर्रा है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, यानी मणिपुरी हिल्स पे। समझे? ये दर्रा के माध्यम से ही हम मिजोरम, ये क्या ना, मिजोरम से, मणिपुर से कहाँ जाते हैं? म्यांमार जाते हैं। तो म्यांमार प्राचीन नाम बर्मा है, तो म्यांमार जाने का एक उत्तम मार्ग है तुजू दर्रा। किस राज्य में है सर? मणिपुर में। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा।
सब लोग कमेंट करते रहिएगा, सब लोग कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? प्रारंभ मतलब शुरुआत दिन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किनके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको विदित होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल का व्यवस्था कब किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के पहले 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। अब मुस्लिमों का मांग ही था कि हमें अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दीजिए। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, समझे। और क्या हुआ सर, बाद में जाके ये कांग्रेस 1909 का बहिष्कार करता है कांग्रेस, समझे। बाद में 1916 में आके लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया, चलिए मुस्लिमों को दिया गया जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान्य होगा हमें। तो मुस्लिम के साथ साथ सिख को भी मिल गया वहीं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। आइए बढ़ते हैं आगे, 5 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा का प्रथम मांग भारत में, देखिएगा ना, संविधान सभा भारत में होना चाहिए। कौन बोल सकता है? नरम दल वाला नहीं, गरम दल वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किया था स्वराज के रूप में, समझे। तो 1895 ईस्वी में किसने हुए? बाल गंगाधर तिलक ने। डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। कमेंट सब लोग करते रहिएगा, कमेंट सब लोग करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? 6 नंबर, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है। भारत को आप देखते हैं गणतंत्र कहते हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, कब मनाते हैं सर? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र क्यों कहते हैं भारत को? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। क्यों कहते हैं भारत को गणतंत्र? आप लोग कमेंट देते रहिएगा, देख रहे हैं, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए सब लोग। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या कहता है। इस प्रश्न का उत्तर आइए समझते हैं। गणतंत्र भारत को क्यों कहा जाता है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। हमारा जो शासक है ना सर, ये शासक वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत किसे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पहले पिताजी था, दादा, दादा के बाद पप्पा, पप्पा के बाद बेटा, उसके बाद उनका बेटा। ऐसा है अपने देश में? नहीं सर, अपने देश में तो क्या, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासक बनता है, और जैसे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो बनते हैं, तो प्रधानमंत्री, संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग वोटिंग करके राष्ट्रपति को। तो मतलब मेरा जो राज्य प्रमुख बन रहा है वो मनोनीत नहीं है, वो मतलब वंशानुगत नहीं है, वो क्या है सर? चुना गया प्रतिनिधि है, कोई भी बन सकता है। तो सी नंबर सही उत्तर होगा। 7 नंबर देखते हैं क्या है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है गैस? हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या कहता है। हाइड्रोजन, आपको पता है कि सूर्य में लगभग 75-76% क्या है सर? हाइड्रोजन है। बाकी जो भी गैस है सर, उसमें सबसे अधिक मात्रा हीलियम की है। किसका है? हीलियम का। हीलियम का मात्रा आप देखेंगे ना, हीलियम का मात्रा लगभग 25-26% चला जाएगा, 24% रख दीजिए, 1% से भी कम में और अन्य गैस है। तो 24-25% लगभग हीलियम का मात्रा है। हाइड्रोजन लगभग 1/3 मतलब 2/3 है। 2/3, हाँ 2/3 नहीं कहिएगा, इसको कहिए मतलब 1/4, 3/4 ये कह सकते हैं। 75% लगभग क्या है? हाइड्रोजन ही है। कहाँ पे? सूर्य में।
तो क्या हो जाएगा उत्तर? 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर है, 8 नंबर क्या कहता है बाबू? भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सियाल, सीमा, नीफे। सियाल मतलब SiAl सिलिका और एल्युमिनियम समझिएगा। सीमा का तात्पर्य है सिलिका और मैग्नीशियम से, जबकि नीफे का तात्पर्य है निकेल और लोहा से। Fa में फेरस, निकेल और फेरस से। तो किसमें सर बेसाल्ट चट्टान की अधिकता पाई जाती है? तो आपको पता है कि भूकंप के बाद जो लावा राख निकलता है सर, बेसाल्ट चट्टान का कारक है। तो बेसाल्ट चट्टान का कारक सर वो कहाँ से निकल रहा है सर? सियाल से नहीं, सियाल तो भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ है सर। सीमा ये अगर 3 खंडों में, उपखंडों में आप डिवाइड करेंगे तो ये नीफे का है, ये सियाल का क्षेत्र है, ये जबकि ये बीच वाला सीमा का क्षेत्र है, ऊपरला सियाल का क्षेत्र है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता ऊपरी परत में, बीचला परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता। ये द्रवावस्था में, पिघला अवस्था में, समझे, लिक्विड अवस्था में है। तो सीमा में ही क्या है सर? बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। क्या हो जाएगा उत्तर? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, दिन और रात की अवधि समान रहती है, वो अक्षांश है कौन सर? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और देखते हैं इसका उत्तर क्या कहता है। क्लास का मजा लीजिए, समझे। लाइक करते रहिएगा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ा आता है। रोज़ 8 बजे से लाइव रहते हैं, ये क्लास रिकॉर्डेड है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान रहती है। आपको पता है सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा पे पड़ती है। ये विषुवत रेखा कहाँ है सर? बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो मतलब और उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है 23.5 उत्तरी और 23.5 यहाँ उत्तरी देना जरूरी है, 23.5 दक्षिणी, 23.5 दक्षिणी। ये वाला जो एरिया है सर, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और ये विषुवत रेखीय प्रदेश है। ये क्या है सर? विषुवत रेखीय प्रदेश। तो विषुवत रेखा पे सालों भर 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होता है सर। दिन और रात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहिए, भूमि के मध्य में तो भूमध्य रेखा भी कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश भी कहेंगे इसे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, सबका मतलब एक ही है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। आप देखेंगे अभी गर्मी का दिन है ना जी, अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो लाइव है, ये वीडियो लाइव है सर। आज लगभग कितना है? 10 मई है, 10 मई है, 10 मई को लाइव हो रहा है। 10 या 11 मई है, हमको एग्जैक्ट डेट भी पता नहीं है। 2023 में लाइव है। तो आप देखेंगे, देख रहे होंगे कि आजकल दिन बहुत लंबा होता है, रात्रि छोटी ना जी। रात छोटा तो मतलब सर दिन और रात की अवधि अलग अलग, लेकिन विषुवत रेखा पे दिन और रात की अवधि समान होती है हमेशा। 365 दिन, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। 9 का ए नंबर। 10 नंबर क्या कहता है पर प्रश्न? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय से शांत लेकिन अचानक विस्फोट कर गया, ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं क्या सर? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। तो देखते हैं भाई, लंबा समय से शांत था, अचानक विस्फोट हो गया है। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं सर? जो ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है और ये भी पता हो गया है उसके बारे में कि फिर कभी इसमें उद्गार होने वाला नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं सर? ये ज्वालामुखी बहुत दिन से शांत है लेकिन अचानक इसमें विस्फोट हो गया, समझे। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी ही सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा इसमें उद्गार होते रहता है, धुआं निकलते रहता है, उद्गार होते रहता है, समझे। सक्रिय ज्वाला एक्टिव ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं सर?
निष्क्रिय ज्वालामुखी लगभग सुषुप्त ज्वालामुखी का ही एक उदाहरण है, लेकिन वो चीज़ें अलग है। निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है? जब पता हो कि शांत हो चुका है ज्वालामुखी, कोई ज्वालामुखी है, इसके बारे में पता हो गया है कि अब शांत है, कभी विस्फोट नहीं होगा, लेकिन अचानक विस्फोट हो गया, ऐसे ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। समझे? तो आप बोलेंगे कि सर लंबे समय तक शांत रहने के बाद वो तो सुषुप्त ज्वालामुखी। बाबू यहाँ पे हम इसके बारे में पता कर लिए थे कि ये अब शांत हो चुका है, बहुत दिन से शांत है, लेकिन अचानक विस्फोट हो गया, प्राकृतिक घटना है ना जी। तो ऐसे ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी का, 10 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तर। 11 नंबर क्या कहता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा जो समुद्र में आएगा सर, ज्वार मतलब ऊपर चढ़ना जल को, भाटा मतलब नीचे गिरना समुद्र में जल को। समझे? समुद्र जब तटीय प्रदेश में ऊपर चढ़ती समुद्र का जल जमीन में चढ़ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब पीछे मुड़ता है उसे भाटा कहते हैं। ये क्रिया पर डे होता है, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप समझिए, कोई भी पिंड, ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है वो जिसमें द्रव्यमान हो सर, जिसमें द्रव्यमान हो, दो पिंडों के बीच एक आभासी बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ बल कार्य कर रहा है, लेकिन कर रहा है आभासी बल, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझे? गुरुत्व बल कहते हैं, जिसमें मास होना चाहिए, इसमें मास होना चाहिए। सर हम आदमी हैं, हमरे में भी मास है, एक और आदमी है उसमें भी मास है, द्रव्यमान है, तो क्या इन दोनों के बीच में, दो पिंड के बीच में लग सकता है गुरुत्वाकर्षण बल? हाँ, जिसमें भी ब्रह्मांड में जितना भी कण है, अगर उसमें द्रव्यमान है ना, वो एक कण दूसरे कण पे बल लगाएगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझे? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब दो द्रव्यमान के बीच में बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो जितना अधिक सटा हुआ रहेगा उतना अधिक एक्टिव बल कार्य करेगा, जितना दूर रहेगा कमजोर बल कार्य करेगा। समझे? तो आप बताइए, सूर्य पृथ्वी के नज़दीक सूर्य है या चंद्रमा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? चंद्रमा नज़दीक है सर, सूर्य तो बहुत दूर है। सूर्य बड़ा है, सूर्य का द्रव्यमान भी अधिक है, लेकिन दूर भी तो अधिक है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पे सबसे अधिक लगता है, इसलिए चंद्रमा का निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा आने का सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है, क्योंकि ये नज़दीक में है। द्रव्यमान तो सूर्य में अधिक है, लेकिन सूर्य दूर भी तो है। उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा आपका 11 का सी। 12 नंबर देखते हैं क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। वायुमंडल का अस्थायी तत्व। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, देखते हैं किसका किसका उत्तर सही है। बाद में हम चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। समझे? सब कुछ चेक करेंगे किसका किसका सही है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कहाँ पे सर? वायुमंडल में। वायुमंडल में बोल रहा है बाबू, ना कि ये पृथ्वी में बोल रहा है। वायुमंडल में कहाँ सर? ये इसमें वायुमंडल में। हाँ, वायुमंडल में सबसे अस्थायी तत्व है हमारा ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। ऑक्सीजन अस्थायी। जब नाइट्रोजन अस्थायी अस्थायी हो गया तो ऑक्सीजन भी अस्थायी। तत्व पूछ रहा है ना जी। गैस के बारे में व्याख्या किया, गैस के बारे में व्याख्या किया, गैस के बारे में व्याख्या करता शायद हम नाइट्रोजन को मार पाते। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों नहीं होगा। जलवाष्प अस्थायी तत्व है, अस्थायी तत्व है। समझे? जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपको एक बात बताएंगे, अचरज लगेगा। अचरज क्या लगेगा? आपको देंगे, अगर बोलेंगे घटते क्रम में सजाएं पानी का घटते क्रम। पानी कहाँ पे अधिक है सर? तो आपको एक बात बता देते हैं। धरती पे जितना भी नदी है, क्या सर? नदी, रिवर, नदी में जितना पानी है ना, चाहे वो नील नदी ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, वांगो ले लीजिए, जितना भी बोलेगा ले लीजिए, पृथ्वी पे जितना भी नदी है, भारत में जितना नदी ही नहीं, विश्व में जितना भी नदी है, सब नदी में जितना जल पाया जाता है बाबू, नदी में जितना जल पाया जाता है,
उस जल से कहीं अधिक जल वायुमंडल में है। बड़ी आश्चर्य लगता होगा, लेकिन यही फैक्ट है, एकदम दिमाग में होना चाहिए। आश्चर्य लग रहा होगा आपको, सच में। कोई बच्चा तो गूगल करने लगा होगा कि जल की मात्रा अधिक नदी में है कि वायुमंडल में है। तो आपको बता देते हैं, जलवाष्प के रूप में जल की मात्रा वायुमंडल में अधिक है, ना कि पृथ्वी पे नदी में। हाँ, समुद्र में पानी अधिक है। हम नदी के बारे में बात किए हैं, समुद्र नहीं बोले हैं, समुद्र झील नहीं बोले हैं, नदी बोले हैं। नदी में जितना पानी बह रहा है उससे कहीं अधिक पानी कहाँ है सर? वायुमंडल में, जलवाष्प के रूप में। वही बात हो जाएगा कि जलवाष्प हो जाएगा उसका उत्तर 12 का डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देख रहे थे थोड़ा लाइट वाइट का इशू। अरे भाई, शायद लाइट कटा हुआ है, कोई नहीं, इसलिए 2-3 ट्यूबलाइट हम ऑफ किए, समझे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता। तो आप भारत देखें, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं सर, हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता है, तो ये तो नहीं होगा। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। क्या केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं है? नहीं सर। हाँ, आप ही तो बताए थे, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। कुछ शक्ति केंद्र के पास, कुछ शक्ति राज्य सरकार के पास, कुछ शक्ति दोनों के पास, समझे। तो केंद्र के संपूर्ण शक्ति है? नहीं। शक्तियों का एकीकरण है? एक के आदमी के पास शक्ति है? नहीं, दोनों के पास है सर। तो क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। जो भी बात भारत में होता है संविधान के अनुसार होता है। बार बार देखिएगा संविधान हमको अधिकार देता है, कुछ भी देखिएगा संविधान कूट करने लगता है लोग। क्यों करने लगता है बाबू? क्योंकि संविधान के तहत ही हमारा देश चलता है, ना कि पर्सनल दिमाग से किसी का देश चल रहा है, समझे। 13 का क्या हो जाएगा? बी। 14 नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 ए। आपको उत्तर तो दिख ही गया होगा। नगर पालिका का उल्लेख कहाँ है सर? नगर पालिका का उल्लेख आप बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में। लेकिन जानिए, नगर पालिका जो है सर, भाग 9 के ए में वर्णित है। भाग 4A, 9A, 14A, ये सब बाद में जोड़ा गया है, समझे, बाद में जोड़ा गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, नगर पालिका है, ये सब बाद में जोड़ा गया है। तो 4 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा। मेन संविधान में ये सब चीज़ नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? समझे। आपातकाल जब लगता है सर, अनुच्छेद 352, समझे, जब अनुच्छेद 352 लगेगा तो चुनाव उसमें होगा? नहीं होगा जी। तो कितने वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकता है संसद का? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने साल के लिए बढ़ाएगा? बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। सब लोग अप्रिसिएट कीजिए चीज़ों को, मन से पढ़िए और देखते रहिए वीडियो को, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बारीकी से समझ में आएगा। तो आपातकाल के दौरान जब अनुच्छेद 352 लागू होता है सर, तो ऐसे स्थिति में संसद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, समझे, तो 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो 1 वर्ष, आप बोलिए 1 वर्ष पूरा भी नहीं, अब 352 यानी आपातकाल खत्म हो गया। आपातकाल खत्म होने के बाद बोला जाता है कि जब भी आपातकाल खत्म हो तो उसके तुरंत 6 महीना के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा जब आपातकाल खत्म होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है सर? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। सबको पता है दामोदर नदी झारखंड में बहती है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी
गंगा की एक भी तरीका है। गंगा नदी जाती है जैसे उत्तराखंड से निकलती है, एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, एक धारा आगे की ओर चली जाती है बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल जो कलकत्ता गए ना, कलकत्ता हावड़ा स्टेशन, जो हावड़ा ब्रिज है वो हुबली नदी पे है। तो हुबली नदी में ही आके मिलती है छोटा नागपुर पठार से निकल के। कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बाबू? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर भ्रंश घाटी में बहते हुए हुबली नदी में जाके मिलती है। क्या हो जाएगा 16 का उत्तर? बी नंबर होगा। तिब्बत से तो कौन सी नदी निकलती है? क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो भारत में भी बहती है। समझे? ऐसो तो तिब्बत के पठार से बहुत सारी वांगो नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। क्या हो जाएगा उत्तर बाबू? उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी। कौन सा सर सुमेलित नहीं है? आप लोग सब लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश बहते हुए गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है और वहाँ ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। तो नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर बांध है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। समझे? सरदार सरोवर बांध कहाँ है सर? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध जल विद्युत परियोजना है। तिलैया बांध कहाँ है सर? तिलैया बांध आपको तिलैया बांध मिलेगा बराकर नदी पे, लेकिन यहाँ पे तो कोनारी नदी है। कोनार नदी एक्चुअली बराकर नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी है, और कोनार नदी भी सहायक नदी है। किसका सर? कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी, हजारीबाग जिला में बहेगी कोनार नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी, एकदम सही सर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे ही है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर सब चंबल नदी पे है। मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है, मालवा के पठार से। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। तो नागार्जुन सागर बांध उसी पे स्थित है, कृष्णा नदी पे। कहाँ पे सर? कर्नाटक में। कर्नाटक में है, समझिए। 2005 में हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, शायद देख लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? बी सुमेलित नहीं है। सब लोग जुड़े हैं ना, लाइव जुड़े हैं ना? देखते रहिएगा चीजें थोड़ा सा देखते रहिएगा ध्यान से। चलिए सब लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा से पढ़ते रहिए, इसी तरह मन लगा के पढ़िएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में चलता क्या है? चलना हुआ। एक नदी में चलता हुआ जहाज होना चाहिए था। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। क्या होगा जब नदी से जहाज समुद्र में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उत्तर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सबको पता होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है कि सर डेंसिटी बढ़ जाता है समुद्र का, क्योंकि समुद्र में खारे पानी पाए जाते हैं। जब घनत्व बढ़ेगा जल का जब घनत्व बढ़ेगा सर मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में, तो क्या होगा? हो जाएगा उत्प्लवन बल ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या होगा? और ऊपर कर देगा किसको सर? जहाज को। तो आप मीठा पानी वाला नदी से जब समुद्र में प्रवेश करेंगे तो जहाज थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा? थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। बी नंबर सही होगा। 19 नंबर क्या कहता है प्रश्न? निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच में, तांबा में, सीसा में, जल में, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पे ऊष्मा जितना लगता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है सर? जल में,
किस में सबसे अधिक होता है? तो कांच, तांबा, शीशा में होगा? नहीं, जल में होता है सर। जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान इन चारों ऑप्शन में अधिक होता है। क्या हो जाएगा 19 का? डी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्या है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी। आपको पता है 20 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा आप लगाइएगा ना, तो सबसे अधिक आप जानते हैं ध्वनि का गति किस में होता है सर? ठोस में होता है सर। ठोस तो यहाँ ग्रेनाइट और लोहा दोनों है, पानी द्रव है, हवा तो हवा है, समझे? तो ग्रेनाइट और लोहा दोनों में सर अधिक होगा ध्वनि की गति, लेकिन टेम्परेचर मेंशन किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक लोहा है, लेकिन आमतौर पर ग्रेनाइट में ध्वनि का वेग अधिक होगा। समझे? सब प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो लोहा इसमें अगर घटते क्रम में सजाए ना 20 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक लोहा हो जाएगा, उसके बाद ग्रेनाइट होगा, ऑब्वियसली ग्रेनाइट होगा, उसके ग्रेनाइट ऐसे ग्रेनाइट में वेग 6000 लगभग होता है, 6000 मीटर पर सेकेंड ग्रेनाइट में ध्वनि का वेग, समझे? उसके बाद लोहा में 5848 लगभग है, देख लीजिएगा, समझे? 5600 भी कुछ कहीं पे देगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। डी बी, उसके बाद सी में ऑब्वियसली पानी में, उसके बाद हवा में। हवा में 32 मीटर पर सेकेंड, ना लीजिए 32 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए हवा में, समझे? 32-35 मीटर पर सेकेंड है, और पानी में 1500 मीटर पर सेकेंड। क्या कि आप जानते हैं ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई होने का कारण क्या है? आप बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्या है सर? नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का विवर्तन क्या है? वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, या फिर लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है? तो आप हट जाते हैं, आप कमेंट करते रहिएगा, समझे? इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? क्यों नीला दिखाई देता है सर? क्योंकि नीला रंग का प्रकाश, क्या नीला प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। नीला प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होगा। आप जानते हैं नीला का तरंगदैर्घ्य लाल से कम, तो तरंगदैर्घ्य कम होगा तो परिकिरण अधिक, उसके बाद क्या होगा सर? वेधन क्षमता अधिक। वेधन क्षमता, तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे कम होगा ना, वेधन क्षमता, परिकिरण ये सब अधिक होता है, तो परिकिरण अधिक हो जाएगा नीले का, समझे? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक है, तरंगदैर्घ्य कम है इसका नीला का लाल की अपेक्षा, या कोनो अलग आप देखें नीला, पैजानिया, पिनाला, नाला, समझे? तो नीला जो है सर, नीला सब कम है लाल से, अब तो ऑब्वियसली कम है, तो नीला का परिकिरण सबसे अधिक होता है, जिसके चलते नीला कलर पीछे ही रह जाता है और नीला ही आसमान दिखाई देता है। तो परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुओं का अवशोषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कोई भी वस्तुओं का आवेश, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कोई भी वस्तु है सर, दो वस्तु है, मान लीजिए ये सब वस्तु है, इसमें सर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, आवेश चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का ट्रांसफर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप जानते हैं ना, ऐसे ऐसे रगड़िएगा, उसके बाद हिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, या फिर कंघी से आप सर में रगड़िएगा, उसके बाद कागज के छोटे टुकड़े को सटा लीजिएगा, या फिर ठंडे दिन में कपड़ा खोलने के बाद, ऊनी कपड़ा खोलने के बाद देखिएगा पड़ 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 आवाज़ आएगा। तो ये क्यों होता है सर? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के चलते होता है। 22 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा उत्तर। 23 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ, समझे, जिसमें सर मैग्नेटिक पावर होता है, लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट, सबको पता हो गया उत्तर। काफ़ी आसान प्रश्न है, समझे? लोहा तो लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा में जब सटाइएगा चुंबक ना सट जाएगा सर। निकेल ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन तांबा में कभी सटा के देखें बचपन में चुंबक है उसमें? नहीं सर, तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा उत्तर।
24 नंबर क्या है सर, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। 0 1 3 5 कितना प्रोटॉन होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही ना होता है जी कोई भी परमाणु में। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो आप जानते हैं 1 होता है। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, समझे। उसके बाद न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन 0 होगा। जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन आपका 1 पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन, समझे। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा 24 का बी। 25 नंबर चलते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की है? डीजल, डेवी, डेमलर या चार्ल्स? किसने किया है गैस इंजन का खोज? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो गैस इंजन का खोज किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, जब भारत में कांग्रेस का स्थापना हुआ है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ही डेमलर साहब ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में, समझे। गॉटलिए डेमलर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? गॉटलिए डेमलर कहा जाता है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। 25 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है 26 नंबर। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। खजुराहो मंदिर बताइए। काफ़ी आसान प्रश्न है, ये सब तो रट्टा छाप है याद, रट्टा छाप है सर। खजुराहो मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा नहीं, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। मध्य प्रदेश का एक जिला का नाम है छतरपुर जिला। छतरपुर में है क्या सर? खजुराहो का मंदिर छतरपुर में है, समझे। और खजुराहो का मंदिर जो बनाया गया ना, तो आपको पता है एक चीज़, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला नागर और द्रविड़ शैली होगा? नहीं, बीच वाला क्षेत्र है सर, ये बेसर शैली होगा। बेसर शैली होगा। तो ऑब्वियसली बेसर शैली में जब खजुराहो का मंदिर बना है बाबू, बेसर शैली में बना है, तो आपका उत्तर तो होगा कि बेसर शैली अंतिम में निर्माण हुआ था मंदिर निर्माण कला शैली में। और बेसर शैली के निर्माण में चंदेल शासक का योगदान सबसे अधिक है। तो किसको मारना है? सीधा सीधा चंदेल। हम नहीं भी जानते हैं ना खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है, किस वंश ने बनवाया है। तो आपको अगर डायरेक्ट पता होना चाहिए खजुराहो मंदिर है कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो बेसर शैली मतलब चंदेल शासक, समझे। तो ये सब प्रश्न आपको पता होना चाहिए। और चंदेल शासक का कार्यकाल कब से है? चंदेल शासक का 950 के लगभग 1200 ईस्वी तक जाएगा। तो ये मंदिर खजुराहो का जो मंदिर बना है 950 से लेके 1050 के बीच में, 1050 ईस्वी के बीच में बना है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। चंदेल शासक, छतरपुर जिला, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है तक्षशिला किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, ईरान में या फिर इराक में? कहाँ है तक्षशिला? कई बार हम ऑफलाइन क्लास में बताए हैं, ऑनलाइन क्लास में बताए हैं। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला के भी प्राचार्य थे चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं इसे, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इसे, समझे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का सर प्रधानमंत्री हुआ करता था। घनानंद को हराने में चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो चाणक्य तक्षशिला का ही स्टूडेंट रहा है और प्राचार्य भी रहा है। तो ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, आधा पंजाब भारत में रह गया, आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया, समझे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है सर? तक्षशिला स्थित है। 27 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सबसे अधिक पथ का परिवर्तन किस नदी ने किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी? आप उत्तर बताते रहिएगा। देखिए उत्तर क्या कहता है, समझिए। पथ परिवर्तन करने वाली नदी है तो आप विश्व में सबसे अधिक कोई पथ परिवर्तन करती है नदी, वो नदी है हमारे बिहार में बहती है कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक बार अपने जीवन काल में पथ परिवर्तित करी है। कोसी नदी पथ परिवर्तन करती क्यों है सर? तो आपको पता होना चाहिए, हिमालय से उतरती है, नेपाल में हिमालय है, उसके बाद बिहार में
बिहार में प्रवेश करते मैदान में पहुंच जाती है। समझे, अचानक ढलान, अचानक से ढलान पे तो सर पूरा पहाड़ को काटते हुए गाद लाती है, गाद। समझे, निक्षेप, नदी जल निक्षेप कहा जाता है इसे। समझे, गाद पहाड़ को काटते लाती है, उसके बाद अचानक मैदान में जो प्रवेश करती है ना, ढलान रहता तो गाद को बहले लेके चला जाता। लेकिन क्या होता है बाबू, मैदान आया, नदी की धारा धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। नदी की धारा धीमी पड़ी, जो उसमें नदी निक्षेप है, गाद है, मलबा है, वो मलबा धीरे धीरे नीचे जमने लगेगा, नीचे जमने लगेगा। अंततः नदी अपने ही मार्ग में, कोसी नदी अपने ही मार्ग में वो निक्षेप जमा करके अपना ही रास्ता अवरोध कर लेती है। समझे, ले जाके वहाँ से लाती है नेपाल से निकलती है, अचानक बिहार में लाके मिट्टी का टीला जमा कर देता है अपने रास्ते पे। अब बताइए, अपने रास्ता ही मुंह बंद कर लेगी, इधर तो पानी नहीं रहा है, तो क्या करेगी भाई, नदी तो रास्ता बदल लेगी, इधर से चले जाएगी, उधर से चली जाएगी। समझे, तो अपना रास्ता खुद से अवरोध करती है, यहाँ पे कोई और कारक नहीं है, खुदे जो मिट्टी लाती है अपने रास्ते में रख लेती है। इसलिए कोसी नदी सबसे अधिक बार रास्ता परिवर्तन की है अभी तक धरती पे। 28 का सी, बिहार में बाढ़ का भी कारण कोसी नदी है, विभीषिका, बाढ़ का विभीषिका कोसी नदी है। एक प्रश्न आपको बता दें, प्रश्न नहीं है, एक लॉजिकल बात है। जब आप जाइएगा ना NH 31 पे जाइएगा, तो कोसी नदी जब गंगा में मिलती है ना, जब पुल पर से देखिएगा ना, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा ये कोसी की जलधारा है, गंगा की जलधारा है। दोनों नदी मिलने के बाद भी स्पष्ट पता चलता है कोसी का पानी ईटू है, ये गंगा का पानी है। काहे पता है, क्योंकि कोसी नदी की धारा स्पीड रहती है, काहे कि ये नदी युवावस्था में है। युवावस्था मतलब नदी के प्रारंभिक बहुत कम दूरी से आई है। और गंगा तो जानते हैं उत्तराखंड से आते आते उत्तर प्रदेश में बहते बहते गंगा का स्पीड बहुत धीमा पड़ जाता है बाबू, और कोसी एकदम ताबड़तोड़ में चलती है। समझे, तो स्पष्ट पता चलेगा, आपको दिखेगा ये गंगा का पानी है, ये कोसी का पानी। हम खुद अवलोकन किए हैं उसका, तो आप लोग भी अवलोकन कीजिए जाके कभी, हाँ, कूदिएगा नहीं उसमें। कोसी नंबर 28 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है सर, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी, सेलेरू, तुंगभद्रा, कृष्णा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए सब लोग बताइए। अलमाटी बांध किस नदी पे, एकदम बहुत ही उत्तर सही है, उत्तर काफ़ी आसान है इसका, उत्तर काफ़ी आसान है। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, सब बांध कृष्णा नदी पे ही है। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है सर, समझे। उसके बाद हाँ हो तो गया, कावेरी नहीं होगा, सेलेरू नहीं होगा, तुंगभद्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कृष्णा में अलमाटी बांध स्थित है। और कोई फैक्ट इसमें, और कोई फैक्ट नहीं है। नागार्जुन सागर बांध वो भी कृष्णा नदी पे है, वो भी कृष्णा नदी पे ही, ऊपरी कृष्णा का हिस्सा है ये सब, समझे, ऊपरी कृष्णा का हिस्सा है। सब लोग कमेंट करते रहिएगा। 2005 में लगभग बना है, जुलाई 2005 अगस्त जुलाई में लगभग इसका उद्घाटन हुआ था। और कर्नाटक का जिला है बीजापुर, समझे, बीजापुर जिला में ही ये अलमाटी बांध है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। 30 नंबर है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील 97 किलोमीटर ना जी, लगभग 97 किलोमीटर होगा, 96.5 किलोमीटर यानी 97 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कहाँ पे इस उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा केरल में है वेम्बनाड झील। केरल में वेम्बनाड झील है, ये देख रहे हैं ना, दक्षिण भारत का ये राज्य केरल है, यहाँ पे एक झील है, झील का नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में खारा और मीठा दोनों पानी पाया जाता है। मीठा पानी किधर पाया जाएगा सर, ऑब्वियसली जिधर नदी आएगी, जिधर नदी आएगी, बहुत सारी नदी इसमें उतरती है, बहुत सारी नदी, पंबा नदी, पेरियार नदी, ये सब नदी जो उतरती है वेम्बनाड झील में ही, तो ऑब्वियसली नदी मीठा जल लाएगी तो उस जगह का पानी मीठा हो जाएगा, सिंपल बात है। वेम्बनाड झील, समझे, कहाँ पे सर, केरल में स्थित है। 30 का सी नंबर हो जाएगा। इतना ही छोड़ दें, अगला क्लास लाइव क्लास में हम लेंगे, समझे। चल मिलते हैं फिर कल इसी उमंग के साथ। सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर किया कीजिए, आप लोग किया कीजिए शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोग दोस्त को बताइए, अपने रिलेशन को बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए मिलते हैं पर फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, बाय।